अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमें शामिल करनी है एक अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान एविएशन यूनिट के हवाले से, जिसको यूएन अमन मिशन कॉन्गो में एक हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है आईएसपीआर की जानिब से कि जो अफसोसनाक वाक़या है इसके दौरान जो पाक फ़ौज का पूमा हेलीकॉप्टर है ये अमन मिशन की निगरानी कर रहा था। हादसे में पाक फ़ौज के 6 अफसरान और जवानों समेत अमन मिशन पर मामूर 8 अहलकारों के शहीद होने की इत्तलात आ रही हैं। नाज़रीन, इन शहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ, मेजर साद, मुआविन पायलट मेजर फैज़ान अली, नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, हवालदार मोहम्मद इस्माइल और क्रू चीफ मोहम्मद जमील शामिल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक पाक एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशन में कॉन्गो में 2011 से तैनात है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बरादरी में ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है और पाकिस्तान यूएन अमन मिशंस में फ़रोग़ अमन में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करता आ रहा है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हमारे अमन दस्तों ने हमेशा चैलेंजिंग टास्क अंजाम दिए हैं। पाकिस्तानी अहलकारों ने लगन के साथ काम करते हुए जानों के नजराने भी पेश किए हैं और अभी ये जो हादसा पेश आया है इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफसोस का इजहार भी किया है। अमन मिशन जिसमें पाकिस्तान के दस्ते हिस्सा लेते हैं, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं और पाक फ़ौज का पूमा हेलीकॉप्टर जो है निगरानी मिशन के दौरान गिरकर तबाह हुआ है। ये वो 8 अहलकार हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो शहीद हो गए हैं और आईएसपीआर की जानिब से बताया ये जा रहा है कि हमारी जो अमन के लिए एफ़र्ट्स हैं दुनिया भर में उनको जारी रखा जाएगा। इस तरह के हादसा अक्सर पेश आते हैं मुख्तलिफ़ दस्तों के साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक की जो अफ़वाज इनमें हिस्सा लेती हैं उनके साथ। पाकिस्तान ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इन अमन मिशंस के लिए और एक ऐसी ही कुर्बानी आज हमारे इन जवानों की जानिब से दी गई है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ताज़ियत का, अफसोस का इजहार भी किया गया है, सराहा भी गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से उन तमाम जवानों को जो मुल्क कौम के लिए अपनी जान तक दरेने से दरेग नहीं करते हैं। ये जो अमन मिशंस हैं इनमें जो जवान शिरकत कर रहे होते हैं वो हमारा, हम सब का, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं और जब इस तरह से वो जान दे देते हैं तो पाकिस्तान का जो कहा जाए परचम है वो और ज़्यादा बुलंद हो जाता है, क्योंकि तमाम लोगों पर यह हकीकत इससे आश्कार होती है कि पाकिस्तान दीगर ममालिक जो हैं उनमें अमन के लिए अपनी जो एफ़र्ट्स हैं, अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रहा है और उससे जानों का नजराना देने से भी हमारे जो जवान हैं पाक फ़ौज के वो दरेग नहीं करते हैं। ये अफसोसनाक खबर हमें आपसे प्रोग्राम में शेयर करनी थी और अब हम कर लेते हैं जी दुनिया के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और बात हमें करनी है अभी चीन की, जहां अफ़गानिस्तान के हमसाया मुल्कों का 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू हो रहा है। नाज़रीन, बीजिंग की मेज़बानी में होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। इस इजलास में तालिबान हुकूमत की मदद से मुताल्लिक़ उमूर तय किए जाएंगे। अगर हम अफ़गानिस्तान में मौजूद हुकूमत के उठाए जाने वाले इक़दामात की बात करें तो इसमें सख्ती देखने में आ रही है। जैसे कि कल भी हमने आपको आगाह किया था, अभी चंद रोज़ पहले हुआ ये था, क्योंकि मार्च का वादा किया गया था तालिबान की जानिब से कि मार्च के महीने के अंदर जो यहाँ पर बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पर फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनकी जामियात हों, उनके स्कूल्स हों, उनकी दरसगाहें जो हैं वो खोल दी जाएंगी। ये खोली भी गई थी अभी चंद रोज़ कबल ही, लेकिन जब ये बच्चियाँ पहुँची वहाँ पर हुसूल तालीम के लिए तो उसके चंद घंटे के बाद ही हमने देखा कि इन दरसगाहों को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया ये अभी तक बताया नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये हुआ है कि यहाँ पर ख़वातीन ने एहतजाज किया है। एहतजाज एक और वजह से भी किया है, वो वजह ये है कि यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके मर्दों की सरपरस्ती के बग़ैर फ़ज़ाई सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बग़ैर दाढ़ी वाले अफराद को दफातर में काम करने से भी रोक दिया गया है। नाज़रीन, ये सारे वो इक़दामात हैं जो आलमी सतह पर अफ़गान हुकूमत के लिए हुकूमत के बारे में जो तासुरात पाए जाते हैं उनमें बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान हुकूमत के इक़दामात पर तशवीश पाई जा सकती है और हो सकता है कि ये जो इजलास हो रहा है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं इसमें ये नुक्ता भी ज़ेर बहस आए। लेकिन चीन में होने वाले इस इजलास का बुनियादी एजेंडा अफ़गान अवाम की मदद के लिए हिकमत अमली तैयार करना है। बीजिंग में होने वाले इस इजलास की सदारत इस पर हम आपको एक पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे जी, हम उनसे भी बात कर लेंगे। पैकेज देखिए पहले। अफगानिस्तान के हवाले से हमसाया ममालिक पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा का 2 रोज़ा तीसरा इजलास कल से चीन में हो रहा है।
चीनी वजारत खारजा के मुताबिक इजलास की सदारत चीन के वजीर खारजा वांग ज़ी करेंगे, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए खारजा और उनके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में अफगानिस्तान में इस्तेकाम के फ़रोग़ और अफगान अवाम की मदद पर बातचीत की जाएगी। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि अफगानिस्तान के मसले पर हमसाया ममालिक के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने में मुआवन साबित होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुँच चुके हैं। रवानगी से कबल उन्होंने अयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम के फरोग के लिए अफगानिस्तान के बारे में इलाकाई नुक्ता नज़र की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए आलमी बिरादरी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब चीन ने इस इजलास में भारतीय वज़ीर खारजा को मदऊ नहीं किया। चीनी वज़ीर खारजा अफगान तालिबान के उबूरी हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से 1-on-1 मुलाकात भी मुतवक्के है। इससे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हमसाया मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तेहरान में हुआ, जबकि पहला इजलास गुज़िश्ता साल 8 सितंबर को हुआ, जिसके एक दिन बाद अफगान तालिबान ने उबूरी हुकूमत की तश्कील का ऐलान किया था। दूसरी जानिब अमरीकी और इत्तहादी अफवाज के इनखला के बाद से अफगानिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी तंजीमों के मुताबिक 38 मिलियन आबादी वाले मुल्क अफगानिस्तान की निस्फ आबादी भूख का शिकार है। चीन और अफगानिस्तान की सरहद अगरचे सिर्फ 76 किलोमीटर तवील है, लेकिन बीजिंग हुकूमत अफगानिस्तान को अहम पड़ोसी मुल्क समझती है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे को तौसी देने में मददगार साबित होगा, जिसके जरिए चीन वस्ती एशियाई ममालिक से गुजरगाह बनाना चाहता है। तालिबान भी कई मरतबा चीन के साथ बेहतर रवाबित की बात कर चुके हैं। वो समझते हैं कि चीन अफगानिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम किरदार अदा कर सकता है। चीनी वज़ीर खारजा ने एक हफ्ता कबल पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों के दौरे पर जनूबी एशियाई ममालिक का दौरा के दौरान नए हालात में यकजहती और ताउन को फरोग़ देने पर जोर दिया। इस दौरे का मकसद ये वाज़ेह इशारा देना था कि अफगान मसला मौजूदा बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के एजेंडे में अहम है। बिल्कुल जी, अफ़गानिस्तान का मसला यकीनी तौर पर अहम है। इस पर बातचीत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बातचीत और इस तरह की बैठकें करने की ज़रूरत है। जब हम देख रहे हैं कि बीजिंग में हो रहा है, पाकिस्तान भी इसमें शिरकत कर रहा है, क्या इससे तवक्को रखी जानी चाहिए इस इजलास से, और क्या वो तवक्को पूरी होगी भी या नहीं होगी, हम जानेंगे। जी जी आर बलोच साहब से, साबिक सफ़ीर रहे हैं वियतनाम में पाकिस्तान के लिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपके वक्त के लिए। बलोच साहब ये फरमा दीजिएगा, अभी अफ़गानिस्तान में जो हालिया सूरत हाल है, जिस पर अभी हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी दिखाई है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर जो अभी आजकल में हमें वहाँ पर इक़दामात जो हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत डिफरेंट उन इक़दामात से जो तालिबान की जानिब से वादा किए गए थे, जिस तरह से दावे किए गए थे कि हम चेंज हो चुके हैं, तो ख़वातीन के हवाले से भी हमारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती दिखाई देंगी। इन हालात के अंदर, इन सूरत हाल के अंदर इस इजलास में क्या फ़ैसले हो सकते हैं, और आया उन फैसलों की कोई अहमियत होगी अफ़गान हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा अहम फोरम है एक्चुअली, ट्रोका प्लस, जिसके अंदर 3 मेजर पावर्स हैं, रशिया, यूएस, चाइना, और उसके साथ जो अफ़गानिस्तान के और नीबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, आपने जिस तरह बताया तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इसका बेसिक जो फाउंडेशनल जो पर्पस था वो था सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि ये तीनों जो बड़े ममालिक हैं उनका भी कंसर्न सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और जो नीबर्स हैं अफ़गानिस्तान, उनका भी फोकस सिक्योरिटी है। लिहाजा एक ऐसी हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त है, बाकी तो मसाइल ख़वातीन के हुकूक और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्रेस के ऊपर, आजकल ख़बरें आई हैं, ज़ाहिर है उससे उनकी वो जो चाहते थे कि प्रोग्रेस हो आगे और एक्सेप्टेबिलिटी हो वेस्ट में, उसको ज़रूर धचका लगेगा। लेकिन जहाँ तक इस ट्रोका प्लस का जो इजलास हो रहा है चाइना में, उसके पहलू सिक्योरिटी हैं, उसके पहलू कुछ और भी हैं जो कि चाइना की अपनी रीजनल और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जी
ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا پاکستان اس میں شرکت بھی کر رہا ہے، پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، بہت بڑی تعداد میں مہاجرین کو ہم نے انٹرٹین بھی کیا ہے، اس کا ہم نے بہت ساری جگہوں پر افغانستان کے اندر جو حالات تھے اس کا کہیں نہ کہیں پاکستان نے خمیازہ بھی بھگتا ہے، بہت بڑی تعداد میں قربانیاں بھی دی ہیں. ابھی اس اجلاس کے ذریعے کیا اقدامات پاکستان کی جانب سے سامنے آ سکتے ہیں؟ کتنا اہم رول ہے پاکستان کا افغانستان میں امن کے قیام کے لیے سر؟ جی یقیناً آئی تھنک پاکستان ایک لحاظ سے افغانستان اور پاکستان ویسے تو تاریخی طور پر دو جڑے ہوئے ملک ہیں، لیکن افغانستان کی سیکورٹی کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہماری اپنی انٹرنل سیکورٹی کے اوپر، اور جس کا ہم خمیازہ آپ نے جس طرح فرمایا بھر چکے ہیں اور بھرتے چلے آ رہے ہیں. انفیکٹ کل بھی کچھ ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو خطرات جن کا ہمیں اندازہ تھا کہ ہماری کوششوں سے جو ٹیررزم ختم ہو گیا تھا وہ دوبارہ ابھر سکتا ہے اگر افغان حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ فعال نہیں ہوتی. تو پاکستان کی بیسک جو پرائورٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں ایک فعال حکومت ہو جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو تمام ممالک کی سیکورٹی کے خلاف اور پاکستان کے لیے اسپیشلی ہمارے اپنے اینگل سے ہمارے خلاف ان جماعتوں کو، ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنی زمین استعمال نہ کرنے دیں. پھر یہ کہ وہاں کی حالات اتنے اکانومی کے اچھے ہو جائیں تاکہ ہمارے یہاں جو انفارمل ٹریڈ ہوتا ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، اور جو پھر باقی اور مسائل آتے ہیں بارڈر کے اوپر وہ نہ ہو. اور پھر اور سب سے بڑی جو کہ 30-40 سال سے جو ابھی تقریباً 3 ملین افغان ریفیوجیز ابھی تک پاکستان کی سرزمین پہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں حالات اتنے اچھے ہو جائے کہ یہ پھر باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. تو یقیناً پاکستان اس لحاظ سے ان تینوں پرائورٹیز پہ میرا خیال ہے باقی جو ممالک ہیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیمانڈ کر رہا ہوگا یا ریکویسٹ کر رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ افغانستان کی چونکہ جو فارن منسٹر وہاں پہ ہوں گے، ان کے ڈیلیگیشن ہوگا، ان تک بھی ہمارے اپنے یہ جو کنسرنس ہیں، کور کنسرن، وہ پہنچا رہے ہوں گے. لیکن یقینی بات ہے کہ یہ ذرا ہم رشیا کی بھی بات کر لیتے ہیں. رشیا کی بات کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب رشیا نے یوکرین کے ساتھ یہ جنگ کا معاملہ کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پہلے بہت زیادہ ہائی لائٹ دکھائی دیتا تھا افغانستان کا ایشو، اس طرح سے رہا نہیں. ساری جو توجہ ہے، آج بھی آپ انٹرنیشنل میڈیا ٹیون ان کر لیجئے، کوئی بھی چینل ٹیون ان کر لیجئے، آپ کو اس کے اوپر آج بھی اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کریں تو یوکرین ہی ڈسکس ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا. تو کہیں نہ کہیں یہ ایشو دب گیا. اب اس ایشو کی وجہ سے ظاہر ہے رشیا بھی اس طرف انگیجڈ ہمیں دکھائی دیتا ہے. جو توجہ رشیا کی جانب سے مل سکتی تھی، جس طرح سے کردار ادا کیا جا سکتا تھا افغانستان کے مسئلے کو کسی طور پر بہتر کرنے میں، آپ کو لگتا ہے کہ اس روس یوکرین پرابلم کی وجہ سے کہیں نہ کہیں رشیا اس طرح سے ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے گا سر؟ نہیں، بلکہ ٹو دا کانٹری آپ یہ دیکھیے کہ رشیا چاہے گا کہ جو ویسٹرن میڈیا جسے وہ کہتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ، اور جو کہ ڈومیننٹ میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، جس سے باقی میڈیا چینلز یا میڈیا جو ہے دنیا میں وہ انفلوئنس ہوتا ہے، وہ یوکرین سے فوکس ہٹا کے باقی جو دنیا کے مسائل ہیں جس میں یمن ہے، جس میں افغانستان ہے، اس طرف جائیں. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ حالانکہ یہ ٹروکا پلس میں تمام ممالک کے شاید فارن منسٹرز نہ آئیں، لیکن رشیا کا فارن منسٹر وہاں پہ موجود ہے. پاکستان کے تو آف کورس ہمارے جو کنسرنس ہیں، اور افغانستان بھی ضروری تھا، لیکن رشیا کے فارن منسٹر ان حالات میں، جبکہ وہ ان کا ملک حالات جنگ میں ہے لیکن یہاں پہ آئے، تو یقینی بات ہے کہ رشیا کا جو ایک لحاظ سے ڈیمینش رول اب لگ رہا ہے دنیا میں بیکاز آف سینکشنز اینڈ آل آف دیٹ، تو وہ چاہیں گے کہ اس فورم پہ اپنی وہ دوبارہ اسرٹ کریں وہ اسٹیٹس ایز اے کنسرن پارٹی گلوبلی اینڈ ریجنلی. تو میرے خیال ہے رشیا چاہے گا کہ یہ افغانستان کا مسئلہ اور بھی اوپر چلا جائے، اور ہماری بھی یہی خواہش ہوگی کہ اس طرح نہ ہو کہ یہ طالبان کو سر سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے گی. اسٹرائکر پلس میں انڈونیشیا اور قطر نے تو کہہ دیا ہے کہ جی آپ یہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے فیصلے کیے ہیں ابھی ریسنٹلی، ان پہ آپ دوبارہ سے غور کریں، ان کو تبدیل کریں تاکہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا خود امریکہ ہے ان کو کوئی موقع نہ مل پائے بہانہ بنانے کا آپ کے فنڈز کو روکنے کے لیے. یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی ان ممالک کی جانب سے؟
यकीनन देखिए, जब बात होती है तो कॉम्प्रिहेंसिवली होती है, और उसमें इनकी सबसे बड़ा जो अभी ऑब्स्टिकल है अफगानिस्तान की हुकूमत और उसके अवाम के लिए, वो है सैंक्शंस और नॉन रिकग्निशन। अभी तक किसी ने भी उनको एज ए गवर्नमेंट लिजिटिमेट डिफेक्टो तो है, लेकिन de jure गवर्नमेंट, जिसे कानूनी हुकूमत कहा जाए, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए कंडीशनलिटीज़ लगा दी हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। तो इसलिए कोई भी मुल्क उस वक़्त तक उनको कबूल नहीं करेगा जब तक कि वो तमाम, जिसमें ख़वातीन के हुकूक हैं, उसमें चिल्ड्रन के हुकूक हैं, और सबसे अहम है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को वो ना स्पेस दें, और अपनी रिट जो है स्टेट की, वो इस हद तक मुअस्सर करें कि ये तालिबान नॉन मानेंगे स्टेट। सर? अगर ये मुतालबा किया जाता है, समझाया जाता है, तालिबान समझ जाएंगे, मान लेंगे? नहीं, देखिए, मानने न मानने की बात नहीं है, बात है कैपेसिटी की। अब जहाँ तक ताल्लुक है नॉन स्टेट एक्टर्स का, तो मेरे ख्याल है उसमें अफ़गानिस्तान के पास जवाज़ मुकम्मल तो नहीं, लेकिन किसी हद तक है कि अभी उनके पास चूँकि वसाइल नहीं है, चूँकि इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको बेरोज़गार लोग मिल जाते हैं, जहाँ पे 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज़ अंडर हंगर। तो और कोई जॉब क्रिएशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, लिहाजा उनके लिए द ओनली जॉब, यू सी, एक कमेंट कहा जाता है अफगानिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 50 ईयर्स सिर्फ एक स्किल वहाँ के आम लोगों को सिखाया गया है हालात ने मजबूरन, जिसके लिए हमें बहुत अफसोस है, वो है जंग करना, चाहे फिर वो तनख्वाह कोई भी दे, हुकूमत हो, नान हुकूमत हो, कोई भी, दे डोंट केयर, उनको कुछ पता नहीं है। लिहाजा जब तक कि हम कोई मुआशी निज़ाम नहीं डेवलप करेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मिलके, उस वक़्त तक ये मसाइल हमारे पास आते रहेंगे। अगर वहाँ पर अमन चाहिए तो उसमें पहली बात ज़रूरी ये है कि वहाँ पर माशी इस्तेहकाम हो, लोगों को, चलें इस्तेहकाम उस तरह से अगर नहीं भी आ सकता है, बलोच साहब आप अग्री करेंगे मेरी बात से, तो जो आधी से ज़्यादा आबादी भूख में मुब्तला है, कम अज़ कम उन्हें भूख से तो निकाला जाए, ताकि वो जंग के अलावा जब उनका पेट भरा हुआ हो तो वो अमन की बात सुन भी सकें और कर भी सकें। बहुत शुक्रिया जी आर बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इसी के लिए एफर्ट हो रही है जो बात मैं भी कर रही थी, और जो जी आर बलोच साहब फरमा रहे थे कि जी जब वहाँ पर भूख है, इतनी अफलास है, इतने ज़्यादा मसाइल हैं, तो ऐसे लोगों को जो बहुत अरसे से जंग देखते चले आ रहे हों, ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि अब आपका जो मसाइल का हाल है वो जंग नहीं है, वो अमन है, वो मुज़ाकरात हैं, वो मुतालिबात को मानना है, दूसरों की बात सुनना है। तो ये बात समझाने के लिए पहले वहाँ पर मईशत जो है उसको किसी न किसी हद तक संभाला देना होगा, लोगों के मसाइल जो है किसी न किसी हद तक पहले हल करना होंगे, तभी वो लोग बेहतर चीज़ों को समझ भी पाएंगे और फिर सोच कर फैसला भी कर पाएंगे। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं और एक और बड़ी बैठक होने जा रही है, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो बैठक है ये अरब मुल्कों और इजराइल के दरमियान हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि चंद अरब मुल्कों और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ये सवालात उठते हैं कि अगर अरब ममालिक जो हैं वो इज़राइल के साथ मिल बैठेंगे, अपने मफादात को सोचने लग जाएंगे, तो फिर मसला फ़लस्तीन कहाँ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लें कि अगर ये उनसे मिल रहे हैं तो उन्होंने कोई मसला फ़लस्तीन को पश्त पुश्त डाल दिया है। अब ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन इस पर चमगोइयाँ ज़रूर की जा रही हैं। नाज़रीन, 4 अरब मुल्कों की इज़राइल में होने वाली ये कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश, बहरीन और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा शरीक हुए हैं। आपको बताएं कि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद थे। ये बड़ी ज़ाहिर है अहम शख्सियत जिनका यहाँ पर होना, बहुत सारे अहम फ़ैसले, बहुत सारी अहम बातचीत। आपको बताएं कि शुरका ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ का अज़्म किया है, लेकिन किसी ने भी, बात वही है, फ़लस्तीनियों की बात नहीं की है, किसी ने भी इजरायली फ़ोर्सेस से ये बात नहीं की है, वहाँ की हुकाम से ये बात नहीं की है कि इजरायली फ़ोर्सेस की जानिब से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए या ये कोई ज़्यादती है। 2 रोज़ तक नाज़रीन ये कॉन्फ्रेंस जारी रही है। यूक्रेन जंग पर इस पर बात हुई है, अमेरिका रूस जो कशीदगी है उस पर बात हुई है, अमेरिका ईरान जो जौहरी मुज़ाकरात हैं उस पर बात हुई है, मुजव्वज़ा मुआहदा जो है इनके दरमियान जो तय नहीं हो पा रहा है ईरान के दरमियान जौहरी मामलात को लेकर, उस पर बहुत डिटेल में बात हुई है। इज़राइल में जो दाइश के मुबैना हमले हैं वो तक मौज़ूए बहस रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कोई बात नहीं हुई है तो वो हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन की बात नहीं हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? अरब ममालिक क्यों इज़राइल के साथ आज़ादाना ताल्लुकात कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं? क्यों यहाँ पर फ़लस्तीन का जिक्र तक नहीं आया है? इस पर हमने एक मुफस्सल, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हमारे साथ जी गेस्ट मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, उनसे बात करेंगे।
यूक्रेन पर रूसी हमले के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता में भी सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। उन्हीं खदशात की बुनियाद पर इसराइल की मेज़बानी में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और मिस्र के वज़रा ख़ारजा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई। अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा और उनके इसराइली हम मनसब भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिसमें शुराका ने बाहमी ताउन में इजाफे का अज़्म ज़ाहिर किया। अरब मुल्कों की बेहसी इस वक्त इस मौके पर खुलकर सामने आ गई जब निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से ढाए जाने वाले मजालिम की बात तक न की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोजा इजलास में यूक्रेन जंग पर अमेरिका और रूस में कशीदगी, ईरान जौहरी मुज़ाकरात और मुजव्वज़ा मुआहिदा और इसराइल में दाइश के मुबैना हमले मौजूए बहस रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल की मेज़बानी में मुनक़िदा इजलास में मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों से उनके ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश पर गुफ्तगू की। इसराइल, अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र और मराकश के वज़रा ख़ारजा ने ईरान की मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत को कम करने के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी अहम थी, क्योंकि इसराइल कई दहाइयों से इस खित्ते के दीगर ममालिक के साथ आज़ादाना ताल्लुकात के क़याम की कोशिशें कर रहा है जो मसला फ़लस्तीन से बालातर हों। अमेरिका भी अपने मफादात की खातिर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक था, जिसको आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों समेत दीगर चैलेंजेस का सामना था। इस मसले का तोड़ निकालने के लिए वो मशरिक़ वस्ता के मुल्कों की हिमायत हासिल करना चाहता है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका रूस को तनहा करने की कोशिश में अरब ममालिक की हिमायत चाहता है, लेकिन मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक रूस पर सख्त पाबंदियों के हक में नहीं है, क्योंकि उन्हें उससे गन्नब की दरआमद मुतासर होने का खदशा है। अरब मुल्कों के 1948 से इसराइल के फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे के बाद से ताल्लुकात कशीदा रहे, लेकिन 1989 में मिस्र पहला अरब मुल्क था जिसने इसराइल के साथ अमन मुआहिदा किया। उर्दन ने 1994, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने 2020 में मुआहिदा किया। अरब मुल्कों ने ज़ाती मफादात की खातिर इसराइल से हाथ मिला लिया, लेकिन नहत्ते फ़लस्तीनी आज भी अपनी आज़ादी की बका की जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता माह एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से इसराइल की फ़लस्तीनियों से मुताल्लिक पॉलिसियों को नस्ल परस्ताना करार दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि इसराइली रियासत फ़लस्तीनी आबादी के हवाले से ध्वंस और गलबे की ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए है जो यहूदी आबादी के मफाद में है, लेकिन इसके बावजूद अरब ममालिक के इसराइल के साथ बढ़ते ताल्लुकात इन ममालिक की बेहिसी जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बेहिसी पर बात की जा रही है, फ़लस्तीनियों को लेकर बात की जा रही है, उनके ऊपर होने वाले मजालिम की बात की जा रही है, लेकिन ये बैठक तो बहरहाल हुई है, किन मकासद के तहत हुई है, इससे हासिल क्या हुआ है, ये हम जानेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब सीनियर दिफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं ये अरब ममालिक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं, अपनी मफादात की खातिर ये अब इसराइल से इस तरह के डायलॉग, इस तरह के मुज़ाकरात, इस तरह की बैठकें करते दिखाई देते हैं। हमें ये मालूम है कि इसराइल जो है वो ये चाहता था कि अरब ममालिक उसके साथ आज़ादाना ताल्लुकात कायम करें, ऐसे ताल्लुकात हों जिसके अंदर फ़लस्तीन का कहीं पर कोई जिक्र ना हो। हाँ, अगर कोई उनके अपने ज़ाती मफाद हैं तो उसको ज़रूर डिस्कस किया जाए। तो फिर सर हम अब इसको ज़ाती मफाद कहें इस मीटिंग को, या फिर बेहिसी कहें फ़लस्तीन के हवाले से? सर बहुत बहुत शुक्रिया। असल में तमाम चीज़ें जो आज हो रही हैं इस पर थोड़ा सा अगर तारीख़ के आईने से आप उसको देखें तो आपको पता है कि इस खत्ते में जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 2 चीज़ें बड़ी प्रोडोमिनेंट थी 20वीं सेंचुरी तक। एक था ज़ियोनिस्ट लॉबी, जो अमेरिका ने और बाकी ममालिक ने इजराइल को एक जगह दे के, और उसके साथ फिर अमेरिका के अंदर बहुत सारे वॉलंजिकल ज्यूज़ हैं जिनका ताल्लुक़ था। तो एक ज़ियोनिज़्म के ख़तरे को, ज़ियोनिज़्म की एक जो सरपरस्ती करने के लिए एक मुल्क को वहाँ पे बनाया था, और वो ज़ियोनिस्ट लॉबी जो थी वो राइस पे थी। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए उस ज़माने में एक अरब नेशनलिज्म भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा था, और अरब नेशनलिज्म था जो ज़ियोनिस्ट से जाके क्लैश करता था। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि ज़ियोनिस्ट लॉबी तो तरक्की करती गई, यानी ज़ियोनिज़्म में वो एवोलॉजिकल ज्यूज़ आए जिन्होंने कहा कि टू टॉक अगेंस्ट इज़राइल इज़ टू टॉक अगेंस्ट गॉड। लेकिन जो अरब नेशनलिज्म था वो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन होता गया, और जो पैलेस्टाइन की जिसका आप जिक्र कर रही हैं, या
اپنا مسجد اقصیٰ جہاں پر واقع ہے، یا جو یروشلم کا جو آپ ذکر کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے اور یہودیوں کے لیے ایک طرح سے ایک امپورٹنس ہے، مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے، وہ نگلیکٹ ہو کے جو پیلسٹائن تھا، یہ لوکلائزڈ کنفلکٹ بن گیا بٹوین پیلسٹینین اینڈ اسرائیلیز. اور اسرائیلیز کی سپورٹ میں، اسرائیلیز کی پیٹرنیج میں امریکہ بہادر موجود تھا، جو کہ امریکہ کے اندر تمام کا تمام بزنس، تمام کی تمام لاگی، امریکہ کا فیڈرل ریزرو جتنا ہے وہ تمام کے تمام یہودی کنٹرول کرتے ہیں. آپ امریکہ فیڈرل ریزرو کی لسٹ نکال کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کرسچن نہیں بلکہ یہودی نظر آئیں گے، اور وہ یہودی جو اسرائیل. تو یہ تمام چیزیں جب ہوئیں، اس کے بیک ڈراپ میں ان کی خواہش تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں. پیلسٹائن تو کبھی بھی لسٹ میں نہیں آیا عرب ممالک کی. شروع میں جب یہ چیز تھی اس وقت تک وہ کنفلکٹ لا، لیکن آہستہ آہستہ جب ایجپٹ چلا گیا، ایجپٹ نے امریکہ سے کنسیشن لی غازہ کے اوپر، جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، امریکہ اس کو پیسے پے کرتا تھا. پھر اسرائیل جارڈن کا معاہدہ ہو گیا اسرائیل کے ساتھ، وہاں پہ ایک اپنا پیس ٹریٹی ہو گئی. تو جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو باقی بھی عرب ممالک کی، ان کی صرف اسرائیل کی نہیں ہے، یہ عرب ممالک کے بھی جن کے تعلقات کا آپ ذکر کریے، ان کی بھی ایک خواہش تھی. ان کے پاس پیسے کی کیا کمی ہے، لیکن ان کے اور بھی بہت سارے مفادات ہیں. کچھ ان کا پریشر تھا امریکہ کا کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کرو. ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے، ٹرمپ کو سن ان لا کا آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح آ کے عرب ممالک میں اور یہ کمپیل کرتے تھے ان کو کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں. پاکستان کو بھی اپروچ کیا گیا تھا. تو جب یہ تعلقات قائم ہو گئے اور یو اے ای کے اندر ویزا فری سروس ہو گئی، انہوں نے کہا آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے آپ کا ویزا مل جائے گا، انوگرل فلائٹس ہو گئی، آپس میں ایکسچینجز ہو گئے، وہاں پہ باقاعدہ اسرائیلی ریسٹوران کھل گئے، اسرائیلی فوڈ تقسیم ہونا شروع ہو گیا. تو اب آپ یہ بتائیے اس تمام چیزوں میں جہاں پہ ان ممالک کا ذاتی انٹرسٹ، ممالک کو بھی چھوڑ دے، ان ممالک کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں ان کا ذاتی انٹرسٹ، ان کا اپنا پرسنل اگر کہا جائے تو پرسنل ٹھیک ہے سر. اچھا سر یہ فرما دیجیے گا، ایران کا معاملہ یہاں پر زیر بحث آیا ہے. ہم جانتے ہیں ایران کے نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہیں. اب ایران کے جوہری پروگرام سے انتہائی خائف جو اسرائیلی حکومت ہے، اس نے اس کانفرنس کو جہاں تاریخ ساز قرار دیا، وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے نتائج سے جو حریف ملک ایران ہے اس کو ایک بڑا سخت میسج ملے گا. سر اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جب اعلامیہ جاری ہوتا ہے، جب مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسری جانب جو ایران نیوکلیئر ڈیل میں واپسی کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ کے، تو وہ کیا پھر صرف نمائشی ہیں سر؟ اور کیا ہم سمجھ لیں کہ پھر یہی وجہ ہے کہ 11 ماہ سے مذاکرات کے باوجود سمجھوتا نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ امریکہ ایسا چاہتا ہی نہیں ہے، اسرائیل بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایسا کچھ ہو، صرف ٹیز کرنا مقصد ہے ایران کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایران کی جب امریکہ سے تعلقات خراب رہے، سینکشن لگی رہی، تو کیا ایران ڈوب گیا؟ کیا جو کچھ یمن کے اندر ہو رہا ہے، اور ایران جس طرح یمن کے اندر حوثی باقیوں کو سپورٹ کر کے، اور جس طرح جو کچھ وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، جس طرح ایک طرح سے عرب کولیشن فورسز وہاں پہ ہیں، تو کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیا ایران کی اکانومی اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ وہ بالکل ہی چلنے کے قابل نہ رہے؟ ایران تو ابھی چل رہا ہے نا. ابھی اس نے ایران کے بہت سارے، ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران نے اسرائیل کا اور اسرائیل کی اپنا بہت سارے لوگوں کا یا اسرائیل کے اداروں کا سسٹم ہیک کیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا ان کے ایک سائنسدان کو. تو ایران تو اس چیز کو کنٹیسٹ کر رہا ہے. اب جو ڈیل ہوئی تھی نیوکلیئر، جس میں باراک اوباما کے زمانے میں آپ کو یاد ہے ڈیل ہوئی تھی، اور اس میں ٹرمپ نے آ کے کیا دیا تھا، ٹرمپ واز ناٹ ان فیور آف دیٹ ڈیل، لیکن اس ڈیل کے اندر صرف امریکہ ہی نہیں تھا، اس میں ویسٹرن ممالک بھی تھے. تو امریکہ جب وہاں سے نکلا تو ان ممالک نے نکلنے سے انکار کر دیا. اب جب سے جو بائیڈن آیا، اس نے اس پالیسی کو ریویو کرنے سے ابھی تک اس کے ریویو کر کے جو پارٹیسپیشن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ چیز نہیں ہو رہی. اور میں نے جیسے آپ سے عرض کیا اور دوبارہ اس کو میں ایمفسائز کروں گا کہ امریکہ کی کوئی پالیسی امریکن ایڈمنسٹریشن نہیں بناتی. امریکہ کی ساری پالیسی جو ہے وہ جوش لابی، زیونسٹ لابی، جو زیونزم ہے، میں ایز اے ریلیجن نہیں بات کر رہا، میں ایکسٹریمسٹ زیونسٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں تباہی لانا چاہتے ہیں. دنیا میں ایک نیکسس چلا ہوا ہے اس میں، جو ایوالانجیکل جوز کا ہے، جو نیو کونس کا ہے، اور اس کے اندر ایک نیا دہشت گردی کا پہلو، ایک نیا دہشت گردی کا عنصر، ایک نئی دہشت گردی کی فورس، ایک نئی دہشت گردی کا نظر آ گیا ہندوتوا کا. تو یہ جو زیونسٹ لابی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایران کے ساتھ کسی طرح بھی امریکہ کے یا اسرائیل کے تعلقات یا کسی عرب ممالک کے تعلقات بہتر ہوں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا
کہ اسرائیل کے تو اپنا رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں ایران کے بڑے تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، بڑی ان کی ڈیفنس ڈیلز ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب تک ایران میں ریولوشن آیا اس کے بعد تعلقات بالکل ختم نہیں ہوئے، لیکن ان میں بہت ساری ہچ آ گئی تھی، اور جب ایران نے نیوکلیر پروگرام پرسیو کرنا شروع کیا اس وقت سے یہ ریزرویشن جو آنی شروع ہوئی. تو اسرائیل کی تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک سائنٹسٹ کو قتل کیا ہے، موساد نے، آپ کے اپنا پوری دنیا میں یہ چیزیں چلی ہیں. تو اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی طرح بھی اس پالیسی کو ریویو کرے یا کسی طرح بھی کوئی ایسی چیز ہو جس میں ایران کو یہ لیوریج ملے کہ وہ نیوکلیر بام بنانے کی فیسلٹیز جو ہے اس کو استعمال کر سکے. اور یہ تمام چیزیں ابھی جب سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے جب یہ ریسنٹلی شاہ سلمان نے آ کے بڑا اچھا کام کیا تھا، جو وہاں پہ اپنا انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ایران کے ساتھ کوئی کنفلکٹ پک اپ نہیں کریں گے، بلکہ ایون آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جس میں لگا کہ ان کی رپروشما ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے باہمی تعاون کرنے، لیکن اگر اس کو خراب کرے گا تو وہ اسرائیل خراب کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے تعلقات جو ہے ان ممالک کے ساتھ، بحرین اور جن کی آپ نے ذکر کیا، ان کے ساتھ بڑا کلوزلی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور یہ تعلقات ہیں. اب اس کے اوپر یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ عرب جو تعلقات اسرائیل سے ممالک قائم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اسرائیل ان کو ڈچ نہیں کرے گا. یہ جو زیونسٹ لابی ہے یہ کسی کو اپنے باپ کو بھی ڈچ کرنے سے باز نہیں آتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ منہ میں بغل میں ایسا ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ کے تحت چیزیں چل رہی ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ کے تحت یہ بیٹھک بلائی گئی ہے. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ عرب ممالک جو ہیں ان کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یوں کہہ لیجئے کہ اس مائنڈ سیٹ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے ہے، اس میں جان نہیں ڈالنی چاہیے اس طرح کی میٹنگ جیسی چیزیں کر کے، اور پھر وہاں فلسطین کا ذکر نہ ہونا، یہ ایک بڑا اہم چیز تھی جس پہ ہمیں آپ سے ڈسکشن کرنا تھی آج. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ وقت نکال رہے تھے ہماری ریکویسٹ پر ہمارے لیے. اچھا جی، بہت سارے معاملات جس پہ ہم بات کر رہے ہیں امریکہ سے جڑے ہیں. ایسا ہی ایک مسئلہ روس اور امریکہ کے بگڑتے ہوئے تعلقات بھی ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ جو بن چکا ہے وہ روس اور یوکرین کا مسئلہ بن چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ جو جنگ ہے یہ 34 روز بعد اس میں ایک اہم پیش رفت ضرور سامنے آئی ہے. روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیو اور چرنیف سمیت دیگر مشرقی علاقوں میں فوجی سرگرمیاں محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات روس کے چیف مذاکرات کار ولادیمیر میڈنسکی نے کہا ہے. یہ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہا کہ بہت ہی بامعنی گفتگو ہوئی ہے اور یوکرین کی تجاویز جو ہیں وہ روسی صدر کو پیش کی جائیں گی. روسی نیوز ایجنسی کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. اس انٹرویو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ کشیدگی میں کمی کے جو وعدے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جنگ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ضرور ہے کہ بتدریج تنازعات کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. ناظرین، آپ کو یہ بتائیں کہ ان مذاکرات کے بعد یوکرین کے وفد نے جاری بیان میں کہا کہ نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے لیکن یورپی یونین کی رکنیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ترکی سمیت 8 ملکوں کو بحیثیت ضامن دیکھنا چاہتے ہیں. روس کے ساتھ سمجھوتے پر ضامن ممالک کے ساتھ مل کر دستخط کریں گے. جہاں ایک طرف مذاکرات کو اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے ناظرین، تو وہیں امریکہ نے روس پر امن کی کوششوں میں سنجیدہ نہ ہونے کا الزام عائد کر دیا ہے. الزامات تو اس طرح کے بہت سارے لگائے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، لیکن مذاکرات میں فریقین نے کیا مطالبات رکھے ہیں، کن نکات پر اتفاق ہوا ہے، کیسے اتنی بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. جبکہ رشیا کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے کہ وہ کیمیائی ہتھیار جو ہے وہ بھی یہاں پر استعمال کر سکتا ہے، لیکن اب کچھ رشیا لچک دکھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب کیا ایسی چیز ہے، کون سے ایسے نکات مطالبات ہیں جن پر یہ لچک دکھائی گئی ہے، اس پہ ہم نے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھائیں گے. روس اور یوکرین میں جاری جنگ کے 34ویں روز ترکی میں ہونے والے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے. روسی وفد نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ہم نے بعض شقوں پر اتفاق کر لیا ہے. یوکرین کی تجاویز کو ہم روس کے صدر ولادیمیر پوٹن تک پہنچائیں گے. یوکرین کی وفد نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ہم ترکی سمیت 8 ممالک کو بحیثیت ضامن ملک دیکھنا چاہتے ہیں. ہم روس کے ساتھ سمجھوتے پر ضامن ممالک کے ساتھ مل کر دستخط کریں گے. یوکرین نے تسلیم کیا کہ وہ نیٹو میں شامل نہیں ہوں گے لیکن یورپی یونین کی رکنیت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. سمجھوتے میں کوئی چیز ہماری یورپی یونین رکنیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. کریمیا کے معاملے کو بھی حل کیا جانا چاہیے. روس کو مذاکرات کے دوران طاقت کے استعمال سے منع کرنے کی تجویز بھی دی ہے اور ان کے جواب کے منتظر ہیں. مذاکرات میں شامل روس کے نائب وزیر دفاع نے تصدیق کی کہ مذاکرات میں بامعنی گفتگو ہوئی
और यूक्रेन की तजावीज रूसी सदर को पेश की जाएंगी। कीव और चरनिहिव समेत दीगर मशरकी इलाकों में फौजी सरगर्मियां महदूद करने का फैसला किया है कि यूक्रेन ने तहरीरी तजावीज दी हैं, जिनके तहत यूक्रेन इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटी के तहत मुस्तकिल तौर पर गैर जानिबदार रहेगा। इसमें क्रीमिया, लुहांसिक और डेनियस के इलाके शामिल नहीं हैं। यूक्रेन इनको वापस लेने के लिए फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की तजावीज में ये भी शामिल है कि वो फौजी इत्तेहाद नहीं करेगा और न गैर मुल्की अड्डे कायम करेगा। मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब में तुर्क सदर ने कहा कि हमारा यकीन है कि एक मुनसिफाना अमन सबके मफाद में होगा। झड़पों की तवालत से किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता। जल्द अज जल्द फायर बंदी का कयाम दोनों फरीकैन के मफाद में है। उन्होंने पेशकश की कि अगर बैन-उस-सुदूर मुज़ाकरात होते हैं तो हम इनकी मेजबानी के लिए भी तैयार हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान समझौता और मुश्तरका मुफ़ाहमत तक पहुँचने का खैर मकदम किया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये जंग जल्द अज जल्द खत्म होनी चाहिए। यूक्रेन और रूसी वज़राए ख़ारजा में मज़ीद मुश्किल मसाइल पर भी बातचीत मुतवक्की है। दूसरी जानिब यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव के करीब अर्बन इलाकों का कंट्रोल वापस ले लिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर का कहना है कि रूस के हमले के बाद से अब तक 119 शहरी हलाक और 1790 जख्मी हो चुके हैं। मारियोपोल के मेयर का कहना है कि जंग में अब तक 5000 अफराद हलाक हुए, जिनमें 210 बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल जी, 210 बच्चे भी शामिल हैं इन हलाक होने वालों में, जो कि अफसोसनाक अमर है। बहरहाल इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। जंग किसी भी मुल्क पर ना तो मुसल्लत की जानी चाहिए, ना ही उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। उसका खात्मा होना चाहिए। खात्मा कैसे मुमकिन है? मुज़ाकरात से मुमकिन है। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं एंड वी होप कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कल जब हम आपसे दोबारा बात कर रहे होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अल्लाह ने के बाद।